चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर में सोमवार दिन भर मौसम सुहाना बना रहा। हालांकि बारिश आने की भी संभावना थी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। आकाश में रह रहकर बादल छाए रहे, जिसके कारण दिन भर मौसम सुहाना बना रहने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली। लेकिन वहीं दूसरी ओर गर्मी दस्तक दे चुकी है और इस गर्मी के बीच उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि खरीदने पड़ेंगे तो उन्हें अपनी जेब और अधिक ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण 1 अप्रैल से कई तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होने जा रहा है। खासतौर पर एसी, जिसका उपयोग गर्मी के दिनों में किया जाता है, वह 8 से लेकर 12% महंगे होने जा रहा है। नई जो दरें हैं वह भी दुकानदारों के पास आ चुकी है। नया स्टॉक भी आ चुका है। एसी के साथ ही फ्रिज, टीवी आदि अन्य कई सामान भी महंगा होने जा रहा है। अमेरिका, इजराइल एवं ईरान में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे माल की लागत में उछाल आने के कारण 1 अप्रैल से अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सामान 8 से 12% महंगा होने जा रहा है। नई दरों के साथ ही नया स्टॉक भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले दुकानदारों के पास पहुंचने लगा है। इस युद्ध के कारण कच्चे माल की लागत में लगातार उछाल आने एवं सप्लाई चेन में आ रही रुकावट के कारण 1 अप्रैल से विभिन्न कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की नई दरें जारी कर दी है। बल्कि नया स्टॉक भी नई दर के साथ दुकानदारों के पास पहुंचने लगा है। गर्मी का मौसम आरंभ होने के साथ ही इस बढ़ोतरी का उपभोक्ताओं पर काफ़ी अधिक असर पड़ सकता है। खासतौर पर एयर कंडीशन भी महंगे होने जा रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी। दुकानदारों के अनुसार अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक सामान में कच्चा सामान बाहर से आता है। वहीं कंटेनर की कमी उत्पादन के लिए चुनौती बनी हुई है, जिसके कारण एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि 1 अप्रैल से महंगे होने जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के कई अफीम काश्तकारों द्वारा गत दिनों कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि नारकोटिक्स विभाग के एक कर्मचारी द्वारा कुछ अन्य जनों के साथ मिलकर एक अफीम काश्तकार के खिलाफ फर्जी केस बनाए जाने की धमकी देते हुए उससे 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल कर ली गई थी और बाद में इस अधिकारी को एपीओ भी कर दिया गया। इस मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई, जो अभी भी जारी है और यह भी कहा गया कि यदि पैसा पाए जाने की शिकायत सही पाई जाती है तो जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जानकारी यह सामने आ रही है कि जिस अफीम काश्तकार से यह पैसा लिया गया था, उसमें से काफी पैसा जो लगभग 80 लाख रुपए बताया जाता है, वह काश्तकार को गुप्त तौर पर लौटा दिया गया है। इसकी पुष्टि इस धरने की अगुवाई करने वाले डेयरी के पूर्व चेयरमैन बदीलाल जाट जगपुरा द्वारा की गई और सोशल मीडिया पर उन्होंने यह बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर घमासान मचा हुआ है काश्तकारों के बीच कि आखिरकार गुप्त तौर पर पैसे देने की आवश्यकता कहां थी, काश्तकार को इस तरह लेने की आवश्यकता कहां थी, क्योंकि जब सभी काश्तकार एकजुट थे इस मामले को लेकर तो जांच पूरी होने देते तो आखिरकार कार्रवाई भी हो पाती। और चर्चा यह भी है कि जिस काश्तकार को ये पैसे दिए गए उसके द्वारा अब अपना मुंह नहीं खोला जाएगा, यानी कि जिसने पैसे लिए उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई होने की संभावना दिखाई नहीं जान पड़ती है। राजस्थान में जनसंपर्क पोर्टल इसलिए बनाया जाता है कि उसमें शिकायतों का निस्तारण हो सके। गत दिनों मुख्यमंत्री ने इसे काफी अधिक गंभीरता से लिया और वह जयपुर स्थित इसके जो कार्यालय है वहां भी गए और कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई कि वह स्वयं यहाँ मौजूद रहकर राजस्थान के लोगों की जो शिकायत आती है उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन एक मामला आपको बताते हैं चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र का,
जहां की लगभग 4 महीने पहले सीवरेज लाइन के नाम पर एक मुख्य जो मार्ग है उस सड़क की खुदाई कर दी गई। सीवरेज लाइन भी बिछा दी गई, लेकिन बाद में सड़क को ठीक नहीं किया गया। लोगों द्वारा जनसंपर्क पोर्टल पर इसकी लगातार शिकायतें की जाती रही, लेकिन समाधान नहीं हुआ। और आखिरकार जब कई शिकायतें पहुंची तो चित्तौड़गढ़ के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि लोगों द्वारा जो शिकायत की जा रही है वह शिकायत सही है। उसके बाद उनके निर्देश पर इस सड़क पर पुनः डामरीकरण के लिए कंक्रीट बिछा दी गई, लेकिन कंक्रीट पूरे सड़क पर नहीं बिछाई गई, जबकि सड़क की पहले पूरी खुदाई कर दी गई थी। लोगों ने जब विरोध किया तो संबंधित जो लोग वहां कंक्रीट बिछा रहे थे उन्होंने कहा कि देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। और हालत यह है कि 15 दिन से कंक्रीट यूं की यूं पड़ी हुई है और इस मार्ग पर एक शिक्षण संस्था भी है जहां से प्रतिदिन कई छोटे छोटे बच्चे भी गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यह है चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में एक मुख्य कॉलोनी और इसी कॉलोनी में यह मुख्य सड़क लगभग 4 महीने पहले सीवरेज लाइन के नाम पर खोद दी गई थी। सीवरेज लाइन डाले जाने के बाद भी लगभग 3 महीने तक सड़क ऐसे ही पड़ी रही, जिसके कारण न केवल इस कॉलोनी में निवास करने वाले बल्कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोगों द्वारा जनसंपर्क पोर्टल पर इसकी शिकायत लगातार की गई। लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा यह जवाब दिया जाता रहा कि समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद लोगों द्वारा जो सड़क खोद दी गई थी उसके वीडियो इस पोर्टल पर डाले गए और जब ये शिकायत चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों तक पहुंची तो चित्तौड़गढ़ के उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार ने मौका मुआयना किया और उन्होंने यह पाया कि लोगों द्वारा जो शिकायत की जा रही है वह सही है और उन्होंने बाद में संबंधित एजेंसी ठेकेदार को इस सड़क का पुनः डामरीकरण किए जाने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों के निर्देश के बाद इस सड़क पर डामरीकरण करने के लिए कंक्रीट बिछाई जाने लगी, लेकिन कॉलोनी के लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि कंक्रीट केवल बीच बीच में ही बिछाई जा रही है, जबकि पहले जब सीवरेज लाइन की खुदाई की गई थी तो उस समय इस सड़क पर पूरी तरह से डामरीकरण बिछा हुआ था। तो अब आखिरकार पूरी तरह से डामरीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? इस पर कंक्रीट बिछा रहे संबंधित कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें तो ठेकेदार ने यही निर्देश दिया है कि इस मार्ग पर पूरी सड़क नहीं बनाई जाएगी, बल्कि बीच बीच में ही डामरीकरण किया जाएगा। लोगों ने जब आक्रोश व्यक्त किया तो संबंधित कर्मचारी लगभग 15 दिन पहले यह कंक्रीट बिछाकर यहां से गायब हो गए और उसके बाद यह कंक्रीट ऐसे ही बिछी पड़ी हुई है। जबकि इस मार्ग पर एक स्कूल भी है जहां से प्रतिदिन कई छोटे छोटे बच्चे गुजरते हैं और इस कंक्रीट के कारण उन्हें भी काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संपर्क पोर्टल पर पुनः शिकायत किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। न तो नगर परिषद चित्तौड़गढ़ इस ओर ध्यान दे रही है और न ही जिला प्रशासन। पूरे देश में असम की लकड़ी काफी अधिक मजबूत एवं टिकाऊ मानी जाती है। बताया जाता है कि इस लकड़ी पर दीमक भी नहीं लगता है और पानी से भी इस लकड़ी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और इस लकड़ी से जो फर्नीचर बनाए जाते हैं उसकी पूरे देश में मांग होती है। इसी तरह की लकड़ी जिसे केन कहा जाता है उसके कई तरह के फर्नीचर एवं अन्य तरह का सामान इन दिनों चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है एवं यह सामान बेचने आए लोगों ने बताया कि इसमें असम की लकड़ी का उपयोग किया गया है और इसी कारण इसकी काफी अधिक मांग हो रही है। भारतीय शिल्प कला का एक अनूठा और आकर्षक नमूना इन दिनों चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां असम की विशेष केन लकड़ी से तैयार फर्नीचर लोगों को खूब लुभारा एवं आकर्षित कर रहा है। चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लगी दुकान पर प्रदर्शित यह फर्नीचर अपनी सुंदरता
मजबूती और पर्यावरण अनुकूल गुणों के कारण खास चर्चा में है। घरों की सजावट और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं। पहले इस प्रकार का फर्नीचर राजा महाराजाओं के महलों तक सीमित हुआ करता था, लेकिन अब यह आम लोगों की पहुंच में आ गया है। आंध्र प्रदेश निवासी फर्नीचर विक्रेता सुरेश नाला गुंदला के अनुसार असम के जल क्षेत्रों में उगने वाली केन लकड़ी अपनी विशेष गुणों के कारण अलग पहचान रखती है। यह लकड़ी वजन में हल्की होने के बावजूद अत्यंत मजबूत और टिकाऊ होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी दीमक रोधी क्षमता है, जिससे यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। पारंपरिक लकड़ी के फर्नीचर में जहां दीमक लगने का खतरा रहता है, वहीं केन फर्नीचर में यह समस्या लगभग नहीं होती है। यही कारण है कि यह वर्षों तक बिना खराब हुए उपयोग में लिए जा सकते हैं और कई किलो वजन सहने की क्षमता भी होती है। केन से बने फर्नीचर का सौंदर्य भी लोगों को विशेष तौर पर आकर्षित कर रहा है। इसकी प्राकृतिक चमक और बनावट इसे अन्य लकड़ी के फर्नीचर की तुलना में अधिक आकर्षक बनाती है। केन से बनी कुर्सियां, टेबल, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, झूले और लाइट लैंप जैसे कई उत्पाद ग्राहकों की पसंद बनते जा रहे हैं और मांग के अनुसार इस पर विशेष पॉलिशिंग कर इन्हें और अधिक चमकदार और आकर्षक बनाया जा रहा है, जिससे यह घरों की सजावट के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश है सर। सुरेश जी, हम देख रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ में आप लकड़ी के कई कलात्मक फर्नीचर लाए, आकर्षक फर्नीचर लाए। तो सबसे पहली बात है कि ये जो लकड़ी का फर्नीचर कहाँ से ये लाए और आप क्या यहीं पर ही सारा तैयार कर रहे हैं? थोड़ा बहुत तैयार करते हैं, थोड़ा बहुत मोल लेके आता है भैया। ये सामान आसाम से आता है, ये सारी वाटर प्रूफ का सामान है। तो आसाम की लकड़ी में के बारे में कहा जाता है पूरे देश में प्रसिद्ध है। क्या विशेषता है इसकी? क्योंकि एक सवाल, 2-3 सवाल ऐसे जुड़े हुए। लकड़ी के फर्नीचर के बारे में कहा जाता है कि दीमक लग जाती है, और आसाम के फर्नीचर आपने कहा आसाम से लाए तो कहते हैं कि वहाँ की लकड़ी अन्य लकड़ियों से हटकर होती है। तो क्या इसकी विशेषता है? इसमें पानी में खराब नहीं होता है भैया। ये वाटर प्रूफ होता है, इनमें दीमक भी नहीं लगेगा। ये सारी कलर करेगा तो 2 साल ऐसे बढ़ के 20 साल तक चलता है सामान। ये कहीं भी यूज़ कर लो, बाहर लगा लो, इंडोर लगा लो, आउटडोर लगा लो, छत में डाल लो, ड्राइंग रूम में डाल लो, कहीं भी डाल लो। ये सामान इसका कम से कम 20 साल के ऊपर ही जान है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ लकड़ियों के फर्नीचर में आपने पॉलिश भी की है, कुछ में पॉलिश नहीं की। तो दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? कोई बिना पॉलिश का लेके जाएगा, कोई पॉलिश वाली लेके जाएगा। पॉलिश तो करके देगा जब मांगेगा तो क्या उस पॉलिश से उसकी कुछ और वो बढ़ जाती है? उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा सर। वाटर प्रूफ, वाटर नहीं लगेगा, फिसल जाएगा, पानी फिसल जाएगा पॉलिश। और यदि सामान की बात करें तो जैसे हम आपके यहाँ देख रहे हैं टेबल कुर्सी भी है। कौन कौन से आप यहाँ सामान जो है लेकर आए हैं? हम ही लेकर आए सर, हम ही लेकर आते हैं। नहीं, कौन कौन सा इसमें क्या क्या वेरायटी आप जो है लेकर? सोफा सेट है, कुर्सी सेट है, स्टूल है, बच्चे वाली कुर्सी है, झूला है, अलग अलग डिजाइन में टोकरी भी है, लैम्प शेड है। और हम देख रहे हैं कि कुछ लोग यहीं पर ये तैयार कर रहे हैं। तो ये जो लकड़ी जिसे तैयार कर रहे हैं वो लकड़ी कहाँ की है? वो भी वहीं से आता है सर, आसाम से ही आता है। वो भी लकड़ी खरीद के लाता है हम लोग। तो आप भी आसाम से हैं या नहीं? हम आंध्र प्रदेश से। तो आसाम की जो लकड़ी है, क्या उसमें क्या, एक तो आप कह रहे हैं उसमें दीमक नहीं लगती है, और क्या खूबी रहती है? क्योंकि आसाम की लकड़ी के बारे में सुना है मैंने काफ़ी कि पूरे भारत में वो आसाम की लकड़ी प्रसिद्ध है। तो क्या जो इसकी विशेषता क्या क्या है? जैसे तो आपने कहा इसमें दीमक नहीं लगता, और क्या मजबूती? मजबूती बहुत बढ़िया मजबूती है। एक पीस 200 किलो वजन ले लेगा सर। तो जिसमें बैठेगा ना आप, वो भी 200 किलो लेगा। हमने बैठाया ना, ये भी 200 किलो लेगा। बच्चे वाली कुर्सी होता है छोटा सा, वो भी 200 किलो लेगा वजन। और अभी हम यदि आपके रिस्पांस की बात करें, चित्तौड़गढ़ की बात करें, किस तरह का रिस्पांस है? क्या लोग आके देख रहे हैं या बाद में खरीदने की बात कर रहे हैं? खरीद रहा भी है, वैसा ही चल रहा है सर काम। तो 2 महीने से बैठा है हम लोग इधर। हाँ, ठीक काम चल रहा है, सही बात, सही चल रहा है। और पहली बार आपका चित्तौड़गढ़ आना हुआ या पहली बार आया? पहली बार आए। और यदि हम बात करें कुर्सियों की लागत की बात करें या सोफा सेट की लागत की बात करें, तो क्या सबकी अलग अलग रेट होती है? हाँ, सबका अलग अलग रेट है सर। जैसा ग्राहक आएगा ना, जो हमारा रेट है 22,000 का सोफा है, बार्गेनिंग करके लेके जाएगा। जैसा सोफा है
वो बड़ा बड़ा सोफ़ा भी है, 45,000 का भी है। अलग अलग बार्गेनिंग करके लेके जाते हैं ग्राहक। और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ काफ़ी जो है इस पर टोकरियाँ भी लग रही है। तो ये जो टोकरियाँ हैं, ये टोकरियाँ क्या काम आती है? लाइट लगाने वाला अच्छा, लाइट लगाने वाले लैंप है ये, बेड लैंप है, तो इसके अंदर लैंप लगाना पड़ता है। लाइट लगाना पड़ता है। और एक जो हमने देखा है कि कुर्सियाँ भी है, साथ में टेबल भी छोटा छोटा, वो क्या डाइनिंग टेबल बोलना चाहिए उसको? कुर्सी सेट होता है ना, वो काफ़ी टेबल का, गार्डन का कुर्सी टेबल कुर्सी सेट लगाते हैं। और यहाँ जो हम तैयार की यदि बात करें, जैसे आप यहाँ जो सामान तैयार कर रहे हैं, तो सोफा सेट, कुर्सी, क्या सभी सामान तैयार हो रहा है? छोटा मोटा सामान यहाँ तैयार हो रहा है? छोटा मोटा तैयार हो रहा है। बड़ा छोटा बड़ा वाला उधर से आता है, आसाम से। अच्छा, बड़ा जो है वो सारा वो आसाम से ही आप लेकर आए हैं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च मंगलवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मंगलवार तड़के नगर के विभिन्न उपनगरीय क्षेत्रों से प्रभात फेरियों का आयोजन किया जाएगा, जिसके पश्चात प्रातः 8 बजे गांधी चौक से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई मांगलिक धाम पहुंचेगी, जहां की मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार को मांगलिक धाम में ही घूमर, मेहंदी प्रतियोगिता के साथ ही अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही और उन्होंने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो आप देखें यह सांस्कृतिक संध्या जो कि आयोजित की गई, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, और मुझे दें आज्ञा, नमस्कार। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में महिला मंडल के तत्वाधान में सोमवार को चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित मांगलिक धाम में मेहंदी प्रतियोगिता के साथ ही घूमर प्रतियोगिता एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मुख्य कार्यक्रम 31 मार्च मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रातः 8 बजे गांधी चौक से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में विभिन्न संस्थाओं आदि द्वारा स्वागत किया जाएगा। जगह जगह मिल्क रोड, पेयजल आदि के काउंटर भी लगाए जाएंगे। मांगलिक धाम पहुंचने पर मुख्य समारोह के दौरान भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं वक्ताओं द्वारा भगवान महावीर के संदेश पर प्रकाश डाला जाएगा। इस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। गत कई दिनों से महावीर जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने सहभागिता निभाई। आ गया तेरी भक्ति को मन आ गया। अभी वर्ड दूसरा निकलेगा, ये तो मैं आपको गा के बता दूँ। तो एक बार मेहंदी घूमर घुमा दे तू हमें, तुझे पा लिया अब नहीं खोना, वो तेरे जैसा कोई नहीं होना, वो तूने कर दिया जादू टोना, भक्ति पे मन आ गया तेरी भक्ति पे मन आ गया। आइए हम सब मिलकर के सिर्फ मेहंदी
Hare